नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 हिस्ट्री टीसी पेपर 4 का जो है 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पंचशील समझौता पर एक निबंध लिखें। पंचशील समझौता क्या था, इस पर जो है आपको एक निबंध लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच जो है 1954 में हुआ था, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। पंचशील समझौता किनके किनके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, जब चीन ने तिब्बत पर अटैक करके उन्हें अपने अधिकार में ले लिया था, जिसको देखते हुए तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से पंचशील समझौता करने का निश्चय किया। जब तिब्बत को लेकर चीन और भारत के बीच जो है छोटी सी झड़प हुई, छोटी सी युद्ध हुई, तो ऐसी स्थिति में उस समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने चीन के साथ जो है पंचशील समझौता करने का निश्चय किया, ताकि भारत और चीन के बीच जो है तिब्बत क्षेत्र को लेकर कोई बड़ा युद्ध ना हो। साथ ही भारत चीन के बीच शांतिपूर्ण रूप से व्यापार समझौता के उद्देश्य से भी 29 अप्रैल 1954 में दिल्ली में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार से भारत और चीन के बीच कोई बड़ा युद्ध ना हो तथा व्यापारिक संबंध भी एक दूसरे के बीच बना रहे, इसीलिए जो है 29 अप्रैल 1954 में इस संधि पर हस्ताक्षर होता है। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के उस समय पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाओ एन लाई के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है पंचशील समझौता के 5 सिद्धांत। पंचशील समझौता में 5 सिद्धांत दिया गया था, जिसमें पहला था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यानी कि कभी भी हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, अधिकार नहीं करेंगे अपने हित के लिए। दूसरा था एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कभी भी हम लोग एक दूसरे के बीच समझौता करेंगे बातचीत द्वारा, एक दूसरे के विरुद्ध जो है कभी भी अटैक नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तीसरी बात कही गई थी कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना। तीसरा कहा गया था कि हम लोग एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर चीन के तिब्बतवासी चीन के खिलाफ आक्रमण करता है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर भारत के निवासी भारत सरकार के खिलाफ या आंतरिक विद्रोह भारत में कभी होता है तो चीन हमारे आंतरिक विद्रोह में दखल अंदाज नहीं देंगे। तो इस प्रकार से कहा गया था कि हम लोग एक दूसरे के आंतरिक मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथी बात कही गई थी कि परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, यानी कि जहां तक हो सकेगा हम लोग एक दूसरे को सहयोग देंगे तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जाएगा, जिससे दोनों को लाभ हो सके। पांचवी बात कही गई थी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे, यानी हमेशा एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण नीति का प्रयोग करेंगे, कभी भी आक्रमण के नीति का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे के अस्तित्व को रहने देंगे, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पंचशील समझौता के बाद भारत और चीन के बीच जो है तनाव पहले से काफी कम हो गया। इसके बाद जो है भारत और चीन के बीच व्यापार भी काफी तेजी से बढ़ी। जब पंचशील समझौता हो गया तो ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच जो तिब्बत को लेकर तनाव था वो पहले से कम हुआ। अब भारत और चीन के बीच व्यापार भी काफी तेजी से बढ़ा। भारत को यह समझौता बहुत फायदेमंद लग रहे थे। पंचशील समझौता के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का शुरुआती दौर में हर जगह तारीफ हो रही थी। पंचशील समझौता के द्वारा युद्ध होने से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ में बचा लिया भारत को। यही कारण है कि प्रारंभ में जब पंचशील समझौता हुआ था उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर जगह तारीफ की गई। इस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहे थे। इस समय हर जगह जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहे थे कि चीन और भारत के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा का व्यवहार करता है, एक दूसरे को अपना भाई समझता है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की दो बड़ी सभ्यताओं ने साथ रहने की नई मिसाल पेश की है। इस प्रकार से यहाँ संबंध स्थापित हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया में पहली बार कोई दो सभ्यता एक साथ रहने के लिए मिसाइल पेश कर रही है। आज तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा। ऐसा लग रहा था जब चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को नहीं समझ पाए कि हिंदी चीनी भाई भाई नारे के पीछे चीन का कुछ और ही मकसद है, जो चीन भारत से छुपा कर रखा था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को भी भूल गए कि हिंदी चीनी भाई भाई नारे के पीछे चीन का कोई ना कोई मकसद है। यही कारण है कि चीन जो है भारत से दोस्ती करना चाह रहा है। ये बात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भूल गए। आगे चलकर चीनी का मकसद भारत को पता चल गया कि चीन जो है तिब्बत और अक्साई चीन पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था। आगे चलकर चीन का मकसद भारतीयों को पता चल जाता है, भारतीय सरकार को, कि हिंदी चीनी भाई भाई नारे के पीछे आखिर चीन का क्या मकसद था। उनका मकसद था
तिब्बत और अक्साई चीन पर अपना अधिकार प्राप्त करना, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, उस पर कब्जा करना। इसके लिए भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी 1962 के युद्ध के रूप में। शिमला समझौता तो हो गया, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और यह जो है 1962 के युद्ध के रूप में देखने को मिला। हालांकि पंचशील समझौता के अंतर्गत भारत ने तिब्बत को चीन के क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि इसमें कहा गया कि जब पंचशील समझौता हुआ था उस दौरान भारत ने कहा तिब्बत जो क्षेत्र है वो आपके ही अधीन में कर देता हूँ, यानी तिब्बत क्षेत्र को जो है चीन के अधीन कर दिया था, उसे भारत ने स्वीकार कर लिया था। यह क्षेत्र 1904 में अंग्रेजों के समय भारत के क्षेत्र के रूप में अधिकार मिला था। जब यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे भारत में, उसी दौरान जो है ये तिब्बत का क्षेत्र भारतीयों को मिला था। इस संधि के द्वारा भारत ने उन सभी अधिकार को छोड़ दिया जिससे चीन और भारत के बीच युद्ध होने की संभावना थी। शिमला समझौता होने के बाद भारत ने तिब्बत पर अपने सभी अधिकार को छोड़ दिया और चीन को जो है तिब्बत सौंप दिया गया, जिससे चीन और भारत के बीच युद्ध की संभावना ना रहे। इस समझौता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि चीन के साथ शांति को बनाए रखने के लिए हमने अधिक अहमियत दिया और चीन के रूप में एक विश्वसनीय दोस्त बनाया है। इस समझौता का मतलब है जब शिमला समझौता हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हर जगह तारीफ हो रही थी। उनका कहना था कि हमने चीन के साथ शिमला समझौता किया ताकि एक दूसरे के बीच जो है युद्ध ना हो, और इस प्रकार से हमने जो है चीन जैसे एक विश्वसनीय दोस्त को बनाया है। ये किसका कहना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था। नेक्स्ट वन बनाना है चीन के प्रधानमंत्री का भारत में दौरा। चीन के प्रधानमंत्री का भारत में किस प्रकार से दौरा होता है? पंचशील समझौता के बाद चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, वो भारत आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री यानी कि चाओ एन लाई का स्वागत किया गया और यहाँ पर जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया गया। चाओ एन लाई जब भारत के दौरे पर थे उसी समय तिब्बत के दलाई लामा भी भारत आए और नेहरू जी से कहने लगे कि जरूरत पड़ने पर वह भारत में शरण ले सकता है। यानी कि जब चाओ एन लाई भारत के दौरा पर थे उसी दौरान जो तिब्बत में दलाई लामा लोग रहते थे उनके धर्म गुरु भारत आए और नेहरू जी से मिलने के बाद कहा कि हमें जो है जरूरत जब पड़ेगा तब मैं भारत में आकर शरण ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत में शरण लेने से असमर्थ जताई और उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि नेहरू जी चाहते थे कि तिब्बत को लेकर चीन और भारत के बीच कोई परेशानी ना बढ़ जाए, इसलिए दलाई लामा के भारत में शरण मांगने पर उन्हें वापस भेज दिया गया। यानी कि जो तिब्बत क्षेत्र था वहां पर दलाई लामा लोग रहते थे, जो चीन में आंतरिक विद्रोह जो है होता रहता था। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार नहीं चाहती थी कि अगर हम दलाई लामा को भारत में शरण दे देंगे तो चीन सोचेगा कि यहाँ पर जो आंतरिक विद्रोह हो रहा है वो भारतीयों के लिए हो रहा है, भारत उकसा रहा है इस आंतरिक विद्रोह के लिए। इसीलिए उस समय भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को भारत में शरण देने से इनकार कर दिया, उन्हें वापस समझा बुझाकर भेज दिया ताकि चीन और भारत के बीच संबंध खराब ना हो। नेक्स्ट वन बनाना है नेहरू का चीन में दौरा। आखिर नेहरू का चीन में किस प्रकार से दौरा हुआ? जब नेहरू जी चीन पहुंचे तो चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने उसका भव्य स्वागत किया, यानी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा किए थे और उस भीड़ के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वही कहा गया है कि चीनी सरकार ने नेहरू के स्वागत में जबरदस्त भीड़ जुटाई थी, जिसे देखकर नेहरू जी काफी खुश हुए कि मेरे लिए इन्होंने इतना भीड़ जुटाया है, इस तरह से मेरा स्वागत किया है, वो काफी खुश हुए। नेहरू जी चीन दौरा से वापस आकर भारतीयों को यह यकीन दिलाया कि चीन हिंदुस्तान पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा। यानी कि जब नेहरू जी चीन का दौरा किए, वहां पर गए, उनका वहां पर स्वागत किया गया चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई द्वारा, और जब भारत वह वापस लौट कर आए तो उन्होंने यह यकीन दिलाया कि चीन जो है भारत पर कभी भी आक्रमण कर ही नहीं सकता है। इस तरह से नेहरू जी ने चीन को अपना एक अच्छा दोस्त बताया। उसके बाद है पंचशील समझौता का विखंडन, यानी पंचशील समझौता कहाँ से टूटने लगता है। पंचशील समझौता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इसमें विवाद तब पैदा हुआ जब 1958 में चीन सरकार ने एक नक्शा को जारी किया। जो पंचशील समझौता था वह बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। तो इसमें विवाद कहाँ पैदा होता है? तो 1958 में चीन के सरकार ने चीन का एक नक्शा तैयार किया था और इस नक्शा में भारत के जो लद्दाख था, लद्दाख से लेकर असम सीमा तक चीन का क्षेत्र बता दिया गया था कि जो लद्दाख से लेकर असम सीमा है वहां तक क्षेत्र जो है चीन का है। जिसके कारण भारत ने चीन के नीतियों का विरोध किया कि भाई ये जो मेरा क्षेत्र है, आखिर तुम उसे अपना क्षेत्र क्यों घोषित कर रहे हो, आखिर तुम अपना नक्शा में उस क्षेत्र को क्यों दिखा रहे हो कि यह चीन का क्षेत्र है।
इसी दौरान 1969 में चीन ने तिब्बत के दलाई लामा पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण तिब्बत के जो दलाई लामा थे उनके गुरु और उनके जितने भी अनुयायी थे, जितने भी शिष्य थे, वहां से भागकर कहाँ आ गए, भारत आ गए। और नेहरू जी से जो है भारत में शरण मांगी कि वहां पर आंतरिक विद्रोह छिड़ गया है, चीन सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, हमें खुलेआम मारा जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने नेहरू जी से शरण मांगी। नेहरू जी ने यहाँ पर इंसानियत के नाते दलाई लामा के गुरु और उनके शिष्यों को यहाँ पर शरण दे दिया, कहाँ, भारत में। नेहरू जी इस बार जो है दलाई लामा को भारत में शरण दे दी। यहीं से भारत और चीन के बीच संबंध खराब होते चले गए। जब नेहरू जी ने दलाई लामा को भारत में शरण दे दिया गया तो यहीं से जो है भारत और चीन के बीच संबंध खराब होता चला गया। कारण क्या था? तो कारण यह था कि चीन सरकार द्वारा यह दोषी ठहराया गया भारत को कि तिब्बत का जो आंतरिक विद्रोह हो रहा है उसके पीछे भारत जिम्मेदार है। वही यहाँ पर कहा गया कि चीनी सरकार द्वारा भारत को दोषी ठहराया गया कि तिब्बत के जो आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं उसके पीछे भारतीयों का हाथ है, भारत सरकार का हाथ है। क्यों इस तरह से भारत पर आरोप लगाया गया? तो आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत ने दलाई लामा को शरण दिया था, जबकि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं था। इंसानियत के नाते दलाई लामा को नेहरू जी ने भारत में शरण दी। भारत का जो है तिब्बत में दलाई लामा के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो आंतरिक विद्रोह था, उसमें भारत का कोई हाथ नहीं था। नेहरू जी ने दलाई लामा को इसलिए शरण दिया भारत में ताकि जो इंसानियत है वह इंसानियत कम से कम बची रहे, क्योंकि दलाई लामा पर जो है चीन सरकार काफी अत्याचार कर रही थी, काफी उनका शोषण कर रही थी, जिसके कारण जो दलाई लामा है वह सभी जो है भारत आ रहे थे और भारत में आकर नेहरू जी से शरण मांगी। इसीलिए नेहरू जी ने उसे भारत में शरण दे दी। इस तरह से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं चली और अंततः 1962 में इस नीतियों के खिलाफ जाकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस तरह से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था वह यहाँ पर भारतीयों को समझ में आ गया कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारा के पीछे आखिर चीन का क्या मकसद था। और इस प्रकार से 1962 में पंचशील समझौता के नीतियों के खिलाफ जाकर चीन ने भारत पर जो है एक तरफा आक्रमण कर देता है और अंततः जो है भारत सरकार के लापरवाही के कारण चीन से भारत को पराजित होना पड़ता है और इस प्रकार से यहाँ पर भारत का पराजय होता है और यहाँ चीन विजय होता है। एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ चीन और भारत युद्ध के बारे में, उसमें डिटेल्स में बताएंगे कि किस प्रकार से युद्ध हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप पीडीएफ नोट्स को चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।